हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे जीएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और बहुत ही आसान से यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली ये सब्जेक्ट ही काफ़ी आसान है। ठीक है, जीएसटी की बात कर रहा हूँ। टैक्सेशन में क्या होता है कि आप लेक्चर पढ़ते हैं तब तो आसान लगता ही है, लेकिन जब पेपर आता है आपके सामने तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको हार्ड लगे, हो सकता है। ठीक है, सभी के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हार्ड लगे, लेकिन जीएसटी हो सकता है 90% स्टूडेंट को जो है सिंपल ही लगता है। तो आज जो है यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम, यहाँ पे हर एक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक आपका जो चैप्टर है जीएसटी का, उसके प्रैक्टिकल जो आपको यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं थियरिकल क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे दे रखे होते हैं मॉड्यूल के सारे डिस्कस करने जा रहे हैं विथ प्रोविज़न। जितने भी प्रोविज़न है उसके रिलेटेड है, वो सारी की सारी डिस्कस करने जा रहे हैं आपको, ताकि एक तरीके से हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, आपका सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसे डिस्कस करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज में सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि मेघराज, यहाँ पे आपको नाम दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए। ओके, तो नाम से तो कोई लेना देना नहीं है हमें, मैं हमेशा कहता हूँ हर एक वीडियो में। ओके, नाम तो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि विशेष टू कमेंस द बिजनेस। यहाँ पे क्या कहा है कि उन्होंने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया है। हमें कोई दिक्कत हो सकती है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। रेडीमेड गारमेंट का जो है बिजनेस है। अब ये कह रहा है कि ये जो बिजनेस है वो विद इन पंजाब यहाँ पे रहता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, विद इन पंजाब ये रहता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक आपने पढ़ा, आपको क्या याद आया? क्या आपको इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई याद आई? क्या आपको इंटरस्टेट, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ये सप्लाई याद आई? इंटरस्टेट, इंटरस्टेट और एक आपकी होती है, ये एक आपकी इंटरस्टेट और एक होती है आपकी इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट, क्या ये नाम आपको याद आया? ठीक है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। क्या है इसका मतलब, मैं ज़रूर 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 बताना चाहूँगा, चाहे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। इंटरस्टेट मतलब होता है, इंटरस्टेट का मतलब होता है आप स्टेट टू स्टेट चल रहे हैं, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है आप सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है इंटरस्टेट का मतलब? आप एक स्टेट में है, दूसरे स्टेट में जो है सप्लाई कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम इंटरस्टेट सप्लाई है। इंट्रास्टेट सप्लाई का क्या मतलब होता है? इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब होता है आप विद इन स्टेट, विद इन स्टेट काम कर रहे हैं। विद इन स्टेट जो है आप सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि आप मान लीजिए पंजाब में है, तो पंजाब के ही अंदर जितने भी एरिया से उतने आप सप्लाई करते हैं, उससे बाहर, पंजाब से बाहर सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। आपको कहा गया है कि ये जो कंपनी है वो विद इन पंजाब जो है सप्लाई कर रही है, तो इसे कहते हैं हम इंट्रा स्टेट। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। एंड कहा है कि नेबरिंग स्टेट, उनके जो नेबरिंग स्टेट है दिल्ली एंड हरियाणा, उसमें भी वो जो है सप्लाई करते हैं। तो पंजाब में जब वो सप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। और दिल्ली और हरियाणा इसमें वो सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। ये आपको समझ में आया? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। इसके बाद पूछा गया है कि आपको जो है सिंपली इसकी टैक्स जो जीएसटी लगेगा, कौन सा जीएसटी लगेगा वो आपको बताना है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे जीएसटी के नेम होते हैं, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से जो है जीएसटी लगेंगे वो आपको बताना है। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल है। अगर आप जो है इसे मिटा देते हैं हम। ठीक है, अगर आप जो है इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि स्टेट टू स्टेट, ठीक है, स्टेट से बाहर जाके अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो आप पे जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का ही जीएसटी लगेगा, उसका नाम होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी चैप्टर नंबर 1 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर 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 आप जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर के ही एरियाज में जो है आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आप पे जो है 2 तरीके के जीएसटी लगते हैं। कौन कौन से? एसजीएसटी और दूसरा होता है सीजीएसटी। दूसरा क्या होता है? सीजीएसटी। अब यहाँ पे पूछा तो नहीं है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन और एक प्रोवाइड करना चाहूँगा ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना आए। मान लीजिए यहाँ पे जो गुड्स सप्लाई करे जा रहे हैं, यहाँ पे गारमेंट कहा गया है, क्वेश्चन में गारमेंट कहा गया है, तो मान लीजिए उस पर 5% जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई है, मान लीजिए 5% है, तो यहाँ पे तो एक ही जीएसटी लगता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 5% लगेगा। लेकिन यहाँ पे 2 जीएसटी लगते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा? हाफ हाफ लगेगा, 2.5%, 2.5% इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपको परसेंटेज तो उतना ही देना है जितना लगता है, 5% आपको पे करना ही है। लेकिन यहाँ पे जो है इंट्रा स्टेट में क्या होता है, बाइफर्केशन होता है, एक आधा जो है जीएसटी में दीजिए और आधा सीजीएसटी में। और ज़्यादा डीपली जो है चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ते ही है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बस यहाँ पे यही पूछा गया है कि ये जो सप्लाई करी गई है वो कौन सा पार्ट कौन सी जगह जाएगा। तो सीधी सी बात है, विद इन पंजाब है, वो कहाँ जाएगा? आईजीएसटी में, सॉरी, वहाँ पे विद इन पंजाब है, मतलब कि इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट है तो मैंने आपको बताया 2 जीएसटी लगेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। और फिर दिल्ली और हरियाणा इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है, इंटर स्टेट में कौन सा लगता है? आईजीएसटी ओनली 1। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। आइए सॉल्यूशन में देख लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या कहा गया है। सॉल्यूशन में आपको जो है सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कहा गया है कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है वहाँ पे जो है आपको 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, सीजीएसटी और एचजीएसटी। और जो इंटर स्टेट सप्लाई है वहाँ पे आपको एक ही तरीके का जो है जीएसटी देखने को मिलता है, वो है कौन सा? आईजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो देख लिया। ओके, तो ये क्लियर है आपको ये आंसर? ठीक है, ओके, तो वापस यहाँ पे आ जाइए जल्दी से। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दामोदर प्राइवेट लिमिटेड, खैर नाम तो जो भी हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है रजिस्टर है किसमें? दिल्ली में। रजिस्टर किसमें है? दिल्ली में। ओके, इसने कहा कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं सम गुड्स टू इट्स ब्रांच। ब्रांच को जो है वो गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखिए, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो ब्रांच है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच। मतलब कि क्या होता है कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो दिल्ली में है, और फिर वहाँ से जो है अपनी ब्रांच जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे गुड्स भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद ये ब्रांच क्या करता है? ब्रांच वहाँ से सोल्ड करता है गुड्स को। ठीक है, इतना कहा, हमें समझ में आ गया। इसके बाद कहा गया है कि गुड्स हैव बीन ट्रांसफ़र विदाउट एनी कंसिडरेशन। कोई कंसिडरेशन नहीं, सीधी सी बात है, आप अपनी ही ब्रांच को जो है गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ही दुकान है, अपनी ही शॉप है, तो फिर वहाँ पे देने से कोई पैसे कैसे लेंगे? अपने आप से कोई पैसे ले सकता है? नहीं। अपनी ही ब्रांच को जो है हम गुड्स दे रहे बेचने के लिए, तो हम दे रहे, उसमें कौन सा पैसा लगेगा? ठीक, ठीक है, हमारा ही तो गुड्स बेच रहे वो। ओके, फिर बेच देंगे, फिर हम जो है वो सेल अमाउंट जो है हमें बेच देगा ब्रांच। ठीक है, वो तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र किया है वहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन। ठीक है, द कंपनी बिलीव डेट, कंपनी ने क्या बिलीव कर रहे हैं? कंपनी जी बिलीव कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र है जहाँ पे हमारा कोई किसी भी तरीके का कंसिडरेशन नहीं है, वो एक तरीके से क्वालिफाइड सप्लाई नहीं है, वो कंपनी कह रहा है। कंपनी कह रहा है कि ये कोई क्वालिफाइड सप्लाई नहीं है, और क्वालिफाइड सप्लाई ही नहीं है तो वो कह रहे हैं कि अब इसे जो है सप्लाई ना माना जाए। तो हमें ये पूछा गया है कि आप जो है ये कंपनी को बताइए कि ये क्या ट्रांसफ़र किया गया है जो ब्रांच को, ये जो सप्लाई, इसे जो है आप सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, हमें पूछा गया है। तो हम बताएंगे, हम क्या बताएंगे? हमें एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। हमें कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? हमें एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि यहाँ पे जो है बात करी गई है ब्रांच और हेड ऑफिस की। ठीक है, और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो मुझे याद आ रहा है, जो आपको भी याद आना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? याद आ रहा है रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन का। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं आपको ये प्रोविज़न भी समझाता चल रहा हूँ, ताकि अगर आपको क्लियर ना है तो मैं आपको जो है क्लियर करवा दूँ, ठीक है? तो मेरा पर्पज़ इस तरीके से है कि अगर एक क्वेश्चन आपको जो है मैंने पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको आने चाहिए। सिर्फ़ इसका भी आंसर आ गया मतलब ये काम खत्म, ये नहीं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस यही पर्पज़ है मेरा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी एक हेड ऑफ़िस है और ब्रांच है, दोनों अलग-अलग स्टेट में है। तो मुझे कहीं न कहीं डिस्टिंक्ट पर्सन का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कहना होता है, क्या कहना होता है कि ये जो है वर्ड टू वर्ड याद रखना है, जितनी भी प्रोविज़न है, सेक्शन याद रखने हैं, तो उसका जो है डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले मैं ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उससे रिलेटेड जो आपकी प्रोविज़न है, वो मैं आपको पेज में दिखा दूँ। देखिए आपके सामने ये जो आपको पेज दिख रहा है, हमने जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ा है आपने अगर, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे शेड्यूल 1 करके कुछ आता है। शेड्यूल 1 करके आता है, मुझे पता है आपका जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करना है, अभी करता हूँ, आप पहले सुनिए। शेड्यूल 1 करके कुछ आता है आपके ये चैप्टर में, ठीक है? शेड्यूल 1 में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ है, ऐसी एक्टिविटीज़ है जो अगर होती है और चाहे वो कंसिडरेशन के लिए हो या ना हो, उसे जो है सप्लाई आपको मानना है। उसमें आपको जो है सबसे पहले पढ़ने को आया था, क्या पढ़ने को आया था? पढ़ने को आया था यहाँ पे परमानेंट ट्रांसफ़र और अगर आप जो है बिज़नेस एसेट को डिस्पोज़ कर देते। बिज़नेस एसेट को आप परमानेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर डिस्पोज़ कर देते हैं जहाँ पे आईटीसी आपने ले रखा है। देखिए आईटीसी ले रखा है ये मेन बात है। अगर आईटीसी नहीं ले रखा तो ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? अगर बिज़नेस एसेट को आप परमानेंट ट्रांसफ़र करते हैं या फिर डिस्पोज़ करते हैं जहाँ पे आपने आईटीसी ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है? चाहे वहाँ पे आप जो है कंसिडरेशन ले रहे, नहीं ले रहे, कोई मैटर नहीं करता, वो सप्लाई है। जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया जाए, आपने अपने फ्रेंड को अपना जो बिज़नेस था उसमें से कुछ असेट थी जो परमानेंट अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दी और दोस्त था तो हमने कोई पैसे भी नहीं लिए। लेकिन हमने वो असेट पे पहले आईटीसी ले रखा था, इस वजह से जो है ये सप्लाई माना जाएगा और हमें इसे जो है सप्लाई मान के जीएसटी जो है ये पे होगा, इस पे जीएसटी पे होगा, ठीक है? इसे सप्लाई माना जाएगा और जे एज़ में भी जो केस बनता है उस तरीके से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो चाहे वो आप फ्री में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कंसिडरेशन ले रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आपने आईटीसी क्लेम कर रखा था? अगर कर रखा था तो सिंपल सी बात है, सप्लाई मान लो और जीएसटी पे कर दो, ठीक है? ये पहला आपका पॉइंट था। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे था, क्या अगर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है, चाहे आप कंसिडरेशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे, कोई मैटर नहीं, ठीक है? इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। यहाँ पे वही बात करी गई है कि चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन है या फिर रिलेटेड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है उसे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? कहाँ पे? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिज़नेस, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन है या नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा। बिज़नेस पर्पज़ के लिए था, जी हाँ। आप रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन ये 2 पर्सन में से है, जी हाँ, बस सप्लाई मान लो, काम खत्म। ठीक है, सप्लाई मान लिया जाए, काम खत्म। और तीसरा था एजेंट और प्रिंसिपल का। खैर हमें जो है यहाँ पे डिस्कस करना है वो ये वाला पॉइंट है, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, जिसे हमने डिस्कशन कर दिया कि फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन हो या ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो डिस्टिंक्ट पर्सन है या फिर रिलेटेड पर्सन है, बस ये दोनों देखना है, ये 2 पर्सन है तो हमें यहाँ पे उसे कंसिडर करना है। आइए, तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि ये दोनों एक तरीके से रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की कंडीशंस में आ रहे हैं और इस वजह से चाहे यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो कंसिडरेशन है चार्ज नहीं करा गया, लेकिन यहाँ पे उसे सप्लाई माना जाएगा और सप्लाई माना जाएगा इस वजह से जो है यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। एज़ पर शेड्यूल 1, देखिए वही मैंने आपको जो है पेज बताया, एज़ पर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 कहता है यहाँ पे कि अगर ये जो ट्रांज़ैक्शन है वो बिटवीन हुआ है, किन के रिलेटेड बिटवीन हुआ है, या तो रिलेटेड पर्सन और या तो डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हुई है, सीधी सी बात है, वहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखनी है, क्या वो फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस पर्पज़ के लिए कहा गया था? जी हाँ, यहाँ पे तो बिजनेस पर्पज़ के लिए ही कहा गया था, ठीक है? लेकिन वहाँ पे कंसिडरेशन है या नहीं है, मैटर नहीं करता। दो ही चीज़ देखनी है, क्या वो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन है? जी हाँ। तो क्या बिजनेस के लिए था? जी हाँ।
चलो कर दो, सप्लाई है हमारा, ठीक है, जीएसटी पे कर दो, चलो वो उसे क्वालिफाइड सप्लाई मान लिया जाए, ठीक है। कंसिडरेशन तो देखना ही नहीं है या नहीं है, मैटर ही नहीं करता। अगर कंसिडरेशन है तब तो वो सप्लाई है ही है, नहीं भी है तब भी वो सप्लाई है, ठीक है। ओके, ये क्लियर है सेकंड क्वेश्चन आपका। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आइए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि नाम है पृथ्वी एसोसिएट, जो भी नाम है, इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। यहाँ पे कह रखा है कि जो सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल गुड्स की ही सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये मानते भी है। हमें क्या दिक्कत हो सकती है। इट एनक्वायर, इन्होंने जो है कुछ एनक्वायरी करी है, सीआईडी करी है हमारी भाषा में बोले तो, करी है। तो यहाँ पे इस तरीके से कहा गया है कि उन्होंने, पृथ्वी एसोसिएट ने क्या किया, उन्होंने जो है अपने टैक्स एडवाइज़र जो है उनसे पूछा है कि, क्या पूछा है, यहाँ पे कहा गया है कि वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ये कहना क्या था इनका, इनका कहना था, ये टैक्स एडवाइज़र से पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी चाहे हम कर ले विदाउट कंसिडरेशन, क्या उसे सप्लाई ही मान लिया जाएगा, ये इनका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको जो है पूछा क्या गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको जो है यहाँ पे बताना है, ठीक है, एनमरेट सच एक्टिविटी इफ एनी। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जो विदाउट कंसिडरेशन किया जाए तो उसे सप्लाई माना जाएगा। तो आपको जो है शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज़ याद आनी चाहिए, जो अभी अभी मैंने आपको बताई थी। अभी अभी मैंने आपको जो है शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज़ बताई थी। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी, वो एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे। सबसे पहली एक्टिविटी परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर डिस्पोज कर दिया जाए बिजनेस असेट को। दूसरी एक्टिविटी थी कि या तो रिलेटेड पर्सन या तो डिस्टिंक्ट पर्सन, इनके बीच में कोई सप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसे जो है आपको चाहे कंसिडरेशन है या नहीं है सप्लाई मान लेना है। तीसरी आपको बात थी कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई सप्लाई हो रही है, मतलब कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का ये पॉइंट क्या है, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पे कहा गया है कि एजेंट एजेंट जो है प्रिंसिपल की ओर से, मतलब कि प्रिंसिपल की परमिशन के हिसाब से परमिशन मिली हुई है इनको, ठीक है, प्रिंसिपल की परमिशन मिली हुई है और इस तरीके से जो है वो अपने कस्टमर है, बायर है, ठीक है, उनके साथ ट्रांजेक्शन करता है। तो यहाँ पे इसे सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे वो एजेंट ही सप्लाई कर रहा है, प्रिंसिपल नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा, क्योंकि एजेंट जो सप्लाई कर रहा है वो प्रिंसिपल की परमिशन से काम कर रहा है, ठीक है, चाहे वो सप्लाई कर रहा है या फिर परचेजिज भी क्यों ना कर रहा हो, इसे जो है आपको सप्लाई मानना है, चाहे वो कंसिडरेशन है या नहीं है। एजेंट चाहे इसे फ्री में बेच दे, फ्री में कस्टमर को दे दे, ठीक है, बस आपको प्रिंसिपल की परमिशन होनी चाहिए एजेंट को, ठीक है, परमिशन नहीं है तो काम नहीं होगा। परमिशन है और एजेंट जो है कस्टमर को फ्री में दे रहा है गुड्स या फिर सर्विस, कुछ भी, जो है आपको जो है उसे सप्लाई मान लेना है, ठीक है। बस वही बात करी गई है कि प्रिंसिपल की यहाँ पे परमिशन है और एजेंट जो है अपने कस्टमर्स को, बायर्स को जो है यहाँ पे गुड्स दे रहा है, या फिर सेकंड केस हो सकता है कि परचेसिस कर रहा है, ठीक है, अपने प्रिंसिपल के लिए सप्लायर के पास से गुड्स ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसे जो है आपको सप्लाई मान लेनी है, चाहे वहाँ पे कंसिडरेशन है या नहीं है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट होता है, लेकिन उसे अभी हम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। चलिए एक बार बता ही देता हूँ ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर नहीं हुआ है तो। यहाँ पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में क्या होता है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस किसी के पास से, तो यहाँ पे एक आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि जिससे भी आप जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका जो है रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन, सबसे पहली कंडीशन, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन हुआ है, जी हाँ, बिजनेस के लिए है, जी हाँ, तब उसे जो है आप सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात याद रहे कि सर्विस की बात कर रहे हैं, गुड्स की बात नहीं कर रहे, और यहाँ पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात करें। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं सर्विस की तो वो यहाँ पे इस कंडीशन में फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात हो रही है। अगर आप सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पे ये कंडीशन देखनी है कि क्या इंपोर्ट करा गया है वहाँ पे रिलेटेड पर्सन की कंडीशन है, जी हाँ, तो दूसरा आपको ये देखना है कि क्या वो बिजनेस के लिए है, जी हाँ, तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने देख ली, ये 4 पॉइंट आपको जो है सॉल्यूशन में लिखने हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या हमारा आंसर सही है और सही है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है आंसर लिखना होगा कि या तो परमानेंट ट्रांसफ़र किया गया या फिर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ये सप्लाई है, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिसीव और सप्लाई हुई है। ठीक है, बस यही पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है रिलेटेड पर्सन के बीच में फॉर द बिजनेस। ठीक है, फॉर द बिजनेस के लिए, मतलब कि फर्दरेंस है या फिर कोर्स ऑफ बिजनेस है, बिजनेस के लिए होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे वही बात करी गई है। ठीक है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो आप वो जो है मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको रिवीजन वीडियो ही प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे हम सभी कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कहा गया है कि कॉम्पोजिट सप्लाई, यहाँ पे कही गई है कि इज अ ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ डेट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस विच अट्रैक्ट हायर रेट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका हाईएस्ट रेट टैक्स है वो जो है आपको कंसीडर किया जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई में। जो बात यहाँ पे वैलिड है या नहीं ये पूछा गया है, तो ये इनवैलिड बात है। क्यों इनवैलिड है? देखिए, यहाँ पे हम बात करें, अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, क्या बात करनी है यहाँ पे, बात करनी है यहाँ पे, कहाँ गया वो क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की सप्लाई होती है हमारी। कौन सी दो तरीके की सप्लाई होती है। एक आपकी जो है सप्लाई होती है मिक्स सप्लाई, एक होती है मिक्स सप्लाई, और एक दूसरी होती है आपकी कॉम्पोजिट सप्लाई। क्या होता है? कॉम्पोजिट सप्लाई। ठीक है, जिसकी इस क्वेश्चन में बात करी गई है। ठीक है, कॉम्पोजिट सप्लाई एक आपकी होती है। ये दो सप्लाई आपको देखने को मिलती है, और ये दो सप्लाई में क्या क्या कंडीशंस है देखिएगा। यहाँ पे मिक्स सप्लाई अगर है तो वहाँ पे जो जितनी भी आपने परचेजेस करी है, जितने भी गुड्स की परचेज करी है, उसमें से जो हायर रेट है जिसका भी हायर है, मान लीजिए यहाँ पे 3 परचेजेस एक साथ करी है 3 गुड्स की, यहाँ पे मान लीजिए 5% रेट लगता है, यहाँ पे 10% रेट लगता है, और यहाँ पे 15%। तो इसमें से हायर कौन सा है? 15 को यहाँ पे जो है कंसिडर किया जाएगा। कब? मिक्स सप्लाई है तो। कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होता है? कॉम्पोजिट सप्लाई में यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या कॉन्सेप्ट है? कॉम्पोजिट सप्लाई में आपको देखने को मिलता है प्रिंसिपल सप्लाई। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल सप्लाई का। जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो टैक्स रेट होगा उसे ही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे हायर टैक्स रेट यहाँ पे देखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये बात इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने कहा कि कॉम्पोजिट सप्लाई है, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या अट्रैक्ट होगा? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, जो गलत बात है। यहाँ पे प्रिंसिपल जो सप्लाई है उसका रेट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट जो है आपका इनवैलिड है। वैलिड क्या है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे बात करी गई है कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल यहाँ पे आपको कहा गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन। टाइटल आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर आप जो है पोजीशन जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इज नेसेसरी फॉर ट्रांजेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर आप जो है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल कर रहे हैं या फिर पोजीशन कर रहे हैं, तो ये क्या नेसेसरी है? मतलब कि ट्रांजेक्शन के लिए ये नेसेसरी है कि इसे जो है आप सप्लाई मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सीधी सी बात है भाई, आपने शेड्यूल 2 में पढ़ा है। क्या पढ़ा है शेड्यूल 2 में? आपने पढ़ा है कि अगर आपको सप्लाई ऑफ गुड्स चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स की ट्रांजेक्शन अगर आपको चाहिए, मतलब कि कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हो गए जिसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल एंड पोजीशन भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, टाइटल एज वेल एज पोजीशन भी, बोथ। ठीक है, बोथ अगर ट्रांजेक्शन में है तो उसे आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। और सप्लाई ऑफ सर्विस का भी एक पॉइंट था जिसमें आपको जो है पोजीशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया है, और मान लीजिए टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया है या फिर करने वाले हैं पर फ्यूचर डेट में, जैसे कि हायर परचेज वगैरह होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? पोजीशन अभी ले जाओ और ओनरशिप जो है जब लास्ट पेमेंट हो जाएगा तब आपको फ्यूचर में जो है टाइटल चेंज कर दिया जाएगा, ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। यहाँ पे दोनों एक साथ अगर चेंज हो रहे हैं तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर हमारा 5th था ना, तो क्वेश्चन नंबर 5th ये रहा। यहाँ पे कहा गया है, देख लीजिए कि टाइटल जो है एज वेल एज पोजीशन अगर आपने चेंज किया है तो उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम कंसीडर करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स।
लेकिन अगर टाइटल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उसे जो है आप सर्विस मानेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट कि पोजीशन जो है अभी चेंज हो रहा है और टाइटल फ्यूचर डेट में जो है चेंज होगा, तो उसे भी मानेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो क्या मान सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर जीएसटी। इसे सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर यहाँ पे दे रखा है जो हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली, दिल्ली में उनकी फैक्ट्री है, एंड डिपोट इन मुंबई। ओके, बोथ दिस एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिवली स्टेट। रिस्पेक्टिव स्टेट में जो है वो दोनों ही रजिस्टर है। वो जो डिपोट है मुंबई में और जो फैक्ट्री है दिल्ली में, दोनों ही रजिस्टर है। अब दोनों ही रजिस्टर है तो मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, कौन सा, डिस्टिंक्ट पर्सन का, ठीक है। आपको भी याद आना चाहिए, डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको जो है सेक्शन याद है नहीं है, आपको वर्ड टू वर्ड आपको प्रोविज़न याद है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तो आप जैसे जैसे रीड करते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको याद करना ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपको रीड करता रहना है, ठीक है, करते रहना है। आप रीड, ऑटोमेटिकली आपको जो है ये याद होने लगेगा। सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ड बाई वर्ड याद होगा या नहीं होगा वो आपको रिवीजन करते रहना है, आपको ऑटोमेटिकली यह जो है हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, मुझे वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है कि उसमें क्या प्रोविज़न थी, यहाँ पे क्या है, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ जी ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, कंसिडरेशन हो या ना हो, लेकिन बिजनेस के लिए होना चाहिए, वो जो है आपका सप्लाई माना जाएगा। ऐसा मुझे कॉन्सेप्ट याद है, मुझे वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है, तो काम हो जाएगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो वो आप जो है रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, वर्ड बाय वर्ड भी आपको जो है याद होने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद होने चाहिए। वर्ड बाय वर्ड आपको सेंटेंस याद हो या ना हो चलेगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जीएसटी के जो लैंग्वेज के होते हैं, उसे आपको याद रखना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको कहा गया कि दोनों ही रजिस्टर है, और यहाँ पे कहा गया कि फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री टू, आपका जो फैक्ट्री है दिल्ली, फैक्ट्री टू मुंबई जो डिपोट है वहाँ पे दे गया, ठीक है। तो क्या आपको इसे कंसीडर करना है सप्लाई या नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ कही गई कि कंसिडरेशन नहीं लिया गया, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो इसे आप जो है सप्लाई मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई सप्लाई होती है बिजनेस पर्पज़ के लिए, क्या ये बिजनेस पर्पज़ के लिए है, जी हाँ, ये मैन्युफैक्चरर है और फैक्ट्री में जो है गुड्स जो है बनाकर उन्हें जो है मुंबई बेच रहा है, तो सीधी सी बात है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए है। तो हमें यहाँ पे देखना ही नहीं है कि कंसिडरेशन है या नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो भी हमें देखना ही नहीं है कंसिडरेशन है या नहीं है, वो सप्लाई माना जाएगा। तो ये क्या है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ सप्लाई। ओके, ये हमारा बात ख़त्म, इसे सप्लाई ट्रीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है रमन इज़ एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट है चेन्नई में। ओके, हिज ब्रदर हु इज़ सेटल इन लंदन में, यहाँ पे उन्होंने जो है उनके ब्रदर जो है सेटल हो चुके हैं, मतलब कि सेटल हो चुके हैं मतलब कि ये इनसे इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वो अपना खुद कमा लेते हैं और खुद गुजारा कर लेते हैं। रमन भैया जो है चेन्नई में है, वो भी आर्किटेक्ट है, वो भी अपना खुद कमाते हैं और खुद गुजारा कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जो इनके ब्रदर है वो लंदन में जो है लॉयर है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, लॉयर, ठीक है। ओके, फिर उस उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि जो रमन है, रमन हैज़ टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज फ्रॉम हिम, मतलब कि उनके जो ब्रदर है जो यहाँ पे लंदन में है, उनके पास से लीगल एडवाइस ली है, ठीक है, एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सीधी सी बात है, उनका भाई है तो उनके पास से कोई लीगल एडवाइस ली जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि फैमिली डिस्प्यूट के वजह से फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनकी वजह से जो है उन्होंने लीगल एडवाइस ली है, किन के पास से, यहाँ पे उनके ब्रदर के पास से। ओके, उनके ब्रदर के पास से उन्होंने यहाँ पे एडवाइस ली है। तो मुझे यहाँ पे रिलेटेड पर्सन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि यहाँ पे क्या बात थी, रिलेटेड पर्सन है और उनके बीच में अगर
उनके बीच में अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, चाहे वहाँ कंसिडरेशन है या नहीं है वो नहीं देखना है, ठीक है। तो ये हमारी बातें थी, लेकिन यहाँ पे देखने से सबसे पहला पॉइंट तो क्या ये रिलेटेड पर्सन है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रमन और ब्रदर उनके जो है वो खुद इंडिपेंडेंट है, मतलब कि खुद का कमा लेते हैं, खुद खा लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खुद कमाते हैं। अगर उनका जो ब्रदर है वो रमन पे डिपेंडेंट होता तो हम मानते कि हाँ जी ये रिलेटेड पर्सन है, लेकिन यहाँ तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ये रिलेटेड पर्सन नहीं है, और रिलेटेड पर्सन नहीं है तो सीधी सी बात है उन्होंने जो है यहाँ पे वो रिलेटेड पर्सन की जो हमारी प्रोविज़न थी उसमें ये नहीं आएंगे, उसमें ये नहीं आएंगे। तो सीधी सी बात है हमारी सीधी दूसरी कंडीशन लग जाती है कि यहाँ पे जो है बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो प्रोविज़न है, दो प्रोविज़न कौन सी, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, चेक कर लीजिए रिलेटेड पर्सन है या नहीं है। अगर रिलेटेड पर्सन की प्रोविज़न फॉलो हो रही है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि क्या बिजनेस पर्पज़ के लिए है या नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन है या नहीं है वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, बिजनेस पर्पज़ के लिए है या नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही है तो दूसरी आप चीज़ देखिए, दूसरी आप जनरल लिमिट, जनरल जो कंडीशन है हमारी, कौन सी कंडीशन, कंसिडरेशन ले लो और प्लस कंसिडरेशन भी होना चाहिए और प्लस बिजनेस पर्पज़ के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको देखनी होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि इनके जो ब्रदर है वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, रिलेटेड पर्सन नहीं है तो फर्स्ट हमारी कंडीशन बेकार हो गई। तो दूसरी कंडीशन पे हम चले गए, दूसरी जो हमारी जनरल कंडीशन होती है कि कंसिडरेशन भी होना चाहिए और बिजनेस पर्पस भी होना चाहिए। तो हमने तो यहाँ पे देखा कि उनका जो फैमिली कोई डिस्प्यूट था, इस वजह से जो है उन्होंने यहाँ पे एडवाइस ली थी, तो ये बिजनेस पर्पस के लिए तो थी नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन जो है फॉलो नहीं हो रही है, सीधी सी बात है ये सप्लाई ही नहीं हो सकती, ठीक है। ये सप्लाई नहीं है, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। जो है यहाँ पे मैं सीधी तरीके से लिख दूँ तो यहाँ पे सप्लाई, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, ठीक है। ओके, इसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इन अबो केस, जो ऊपर का केस है उसमें अगर आपका कुछ चेंजेस किया, कहा गया है यहाँ पे क्या चेंजेस कहा गया है कि रमन हैज़ टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए उन्होंने अपने ब्रदर से ये जो एडवाइस है ली गई होती, तो क्या आपका आंसर चेंज होता, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फिर भी हमारा आंसर चेंज नहीं होता क्योंकि रमन और उनके ब्रदर रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और नहीं आते हैं तो हमारा आंसर वही रहेगा जो हमने ऊपर दिया, कौन सा, सप्लाई नहीं मानेंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने वही बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सप्लाई जो है आपकी नहीं मानी जाएगी क्योंकि आप जो है यहाँ पे रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, यहाँ पे कुछ आपको जो है इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ सेंटेंस गिवन है, और आपको ये चेक करना है कि जो आपकी शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज़ थी, शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज़ थी, शेड्यूल 2 में क्या था, शेड्यूल 2 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे रखी थी जिसे हम जो है कौन सी सप्लाई मानेंगे, सप्लाई मतलब कौन सी सप्लाई मतलब कि गुड्स मानेंगे या फिर सर्विस मानेंगे, इसका बाइफरकेशन आपको शेड्यूल 2 में दे रखा था, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा है कि आपको जो है शेड्यूल 2 पढ़ के जो है आपको यहाँ पे आंसर देने हैं, यहाँ पे आपको आंसर देने हैं कि कौन सी जो है सर्विस मानेंगे, कौन सी जो है सप्लाई मानेंगे, ठीक है। तो चलिए दे देते, सबसे पहले रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने रेंट पे दिया है, टाइटल चेंज नहीं किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ सर्विस दी है, तो इसे क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ एस, एस का मतलब होगा सर्विस और जी का मतलब होगा गुड्स, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस पहला हमारा है। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे होगा गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बाय डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि जो ये पर्सन है उन्होंने क्या किया, अपनी बिजनेस एसेट को जो है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का मतलब है बेच दिया है, कहीं को किसी को दे दिया है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने पूरे का पूरा गुड्स ही दे दिया है तो सीधी सी बात है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। सीधी सी बात है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई भी आपको जो है डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने जो है पूरे का पूरा गुड्स ही दे दिया है, चाहे वो फ्री में दिया है, वो कुछ भी किसी भी तरीके से दिया है, टाइटल तो चेंज हो गया ना, टाइटल तो चेंज हो गया ना, अब वो यूज़ कर सकता है, उसका नाम का जो है टाइटल है, ठीक है। तो वो गुड्स है।
इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। यहाँ पे कहा गया है कि राइट राइट दिया गया है, मतलब कि ये गुड्स ले जाओ और इसे यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गुड्स तो मेरे नाम पे ही है। टाइटल आपको चेंज नहीं किया है। आप मान लीजिए कोई नेबर है, आपके पास से कोई असेट लेके जाता है, ठीक है, मान लीजिए उन्हें कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, मिक्सचर की ज़रूरत थी, तो आपके पास से 10 मिनट के लिए वो ले गए और यूज़ किया और वापस दे गए। तो वो ले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है वो टाइटल ही चेंज हो गया, अब वो ले गए, काम ख़त्म, उनका हो गए, ऐसा नहीं है। वो यूज़ करने के लिए ले गए हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है आपने उनको क्या कहा है, राइट टू यूज़ दिया है। टाइटल चेंज नहीं किया, राइट टू यूज़ दिया है। आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जो है वापस मुझे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने एक तरीके से सर्विस दी है, आपने गुड्स नहीं दे दिए, ठीक है। तो ये है आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी हैज़ बीन पास्ड एट अ फ्यूचर डेट। इसमें आपका हायर परचेज का जो है एग्जांपल आता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि अगर आप जो है अभी गुड्स दे रहे, वो टाइटल भी आपका चेंज होने वाला है, भले ही फ्यूचर डेट पे चेंज होने वाला है, लेकिन चेंज तो होने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर डेट पे अगर आपका टाइटल चेंज होने वाला है, तो उसे भी आपको जो है सर्विस नहीं मानना है, उसे भी आपको जो है सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसे सर्विस मान के आते हैं। ये सर्विस नहीं है, इसमें टाइटल भी चेंज होने ही वाला है, चाहे वो फ्यूचर डेट पे, लेकिन टाइटल भी चेंज होने वाला है, इस वजह से इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि यहाँ पे शेड्यूल 2 जो आपका है उसके हिसाब से ही जो आपको सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है वही बताना है। सेम क्वेश्चन जो से क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। यहाँ पे कहा गया है कि टेम्पररी ट्रांसफ़र करा है आपने, ठीक है। यहाँ पे टेम्पररी ट्रांसफ़र करते हैं आप किसी भी प्रॉपर्टी राइट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र करा है। परमानेंट ट्रांसफ़र है या फिर टेम्पररी है वो मैटर करता है। अगर टेम्पररी है तो वो सप्लाई है, परमानेंट है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। सॉरी, टेम्पररी है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और परमानेंट है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया कि ये टेम्पररी ट्रांसफ़र है। टेम्पररी ट्रांसफ़र है तो सीधी सी बात है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। यहाँ पे अगर ये वर्ड चेंज कर दिया जाए, टेम्पररी की जगह परमानेंट कर दिया जाए, इसका मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्पररी है, वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया कि नेबर जो है आपके पास से कुछ ले गए जो वापस आपको दे देंगे, तो एक तरीके से सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट आपको पूछा गया, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस आपने अगर करके दी है किसी भी गुड्स पे, अनदर पर्सन के गुड्स पे, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रेलर है और आपको कोई कपड़ा जो है दे जाता है सिलवाने के लिए, तो वो एक तरीके से क्या होगा, वो एक तरीके से आपको जो है ट्रीटमेंट, आप जो है प्रोसेस कर रहे हो उस पर, ठीक है, आप उस पर प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या मानना चाहिए, प्रोसेस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, आपको वो कपड़ा थोड़ी ना दे गए कि ये लो यूज़ कर लो। ये आपको सिलवाने, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रोसेस करने के लिए आपको दिया गया है। वो प्रोसेस ख़त्म होते ही वो जो आपको दिया गया था वो ले जाएंगे और आपकी जो सर्विस चार्जेस है वो पे कर जाएंगे। तो एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से ये सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए वो गुड्स दे रखे, इस वजह से क्योंकि आप जो है उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करके उन्हें वापस लौटाएंगे, ठीक है। वही चीज़ थी। यहाँ पे सी पॉइंट पूछा गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, अगर टाइटल ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो फिर क्या ही दिक्कत है, हमें जो है उसे ट्रांसफ़र ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेना है। अगर टाइटल ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो फिर हमें क्या दिक्कत है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द गुड्स सप्लाई ऑन हायर चार्ज बेसिस। देखिए ये कितनी बार रिपीट हुआ है, हायर चार्ज वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि ये एक तरीके से सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ठीक है, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ये सोचते हैं स्टूडेंट, लेकिन इनका जो एकदम से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि यहाँ पे हायर परचेज के केस में होता क्या है। हायर परचेज के केस में यहाँ पे होता है कि अभी आप जो है गुड्स जो भी है जिनके लिए हायर परचेज ट्रीट करा गया है वो अभी ले जाइए, ठीक है। मतलब कि पोजीशन जो है अभी भी चेंज हो चुका है, अभी अभी चेंज हो चुका है, लेकिन जो इसका टाइटल है मतलब कि ओनरशिप, टाइटल का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। टाइटल जो है वो फ्यूचर डेट पे जो है आपका ट्रांसफ़र होगा,
ठीक है, हायर परचेज के केस में इस तरीके का यहाँ पे रोल होता है कि गुड्स अभी ले जाओ और ओनरशिप जो है जब भी आप लास्ट पेमेंट करोगे तब आपकी जो है ओनरशिप चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके का केस होता है कहाँ, हायर परचेज में। स्टूडेंट क्या सोचते हैं, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अभी तो गुड्स ट्रांसफ़र हुआ नहीं, गुड्स ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, फ्यूचर में जो है टाइटल, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ टाइटल, टाइटल जो है फ्यूचर में ट्रांसफ़र होने वाला है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ, ये समझते हैं कि सप्लाई सर्विस है, ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस है, लेकिन है नहीं, ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स माना जाएगा। बड़े ध्यान से याद रखिएगा। तो क्या ये सभी को क्लियर हुआ कि हायर परचेज का केस है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ठीक है, आप इतना ही याद रखिए, हायर परचेज का केस है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा कि आपका आंसर क्या आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हायर परचेज का केस है तो। ठीक है, और मैंने आपको जो है इसका लॉजिक भी बता दिया कि आपका जो टाइटल है फ्यूचर डेट में सप्लाई कन्वर्ट होने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है, तो फिर आपको जो है उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो है यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है जो है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, और आपको ये बताना है कि क्या ये सप्लाई माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। इससे रिलेटेड आपको जो है रीज़न भी देने होते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, ऐसा समझ लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। सबसे पहला आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि मिस श्रीनिधि, जो भी नाम है, कौशिक, ठीक है, नाम से तो है ना रिसीव इंटीरियर। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसमें कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का पॉइंट ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। कि क्या बात है, सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको पॉइंट पूछा गया है इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का आपको अगर पॉइंट पूछा गया है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या कंसीडरेशन दिया गया है। ठीक है, क्या कंसीडरेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर कंसीडरेशन दिया गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब वो जो है सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर कंसीडरेशन ही रिसीव हो चुका है तो फिर हमें जो है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमें कोई भी कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो है यहाँ पे कंसीडरेशन रिसीव हुआ है, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन 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 अगर अगर आपको जो है कंसीडरेशन रिसीव नहीं हुआ है, अगर आपको जो है कंसीडरेशन जो है रिसीव नहीं हुआ है, तो फिर आपको जो है थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चेक करने में कि क्या ये सप्लाई है या नहीं है। और मैं आपको ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ। क्या डिस्कस कर चुका हूँ, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कंसीडरेशन रिसीव नहीं हुआ है, कंसीडरेशन जो है रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको जो है एक ही चीज़ चेक करनी है, क्या रिलेटेड पर्सन के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन आपको जो भी क्वेश्चन में दिया गया है ये रिलेटेड पर्सन के बीच में हुआ है। अगर आंसर आपका है यस, अगर आपका आंसर जो है यस, तो हमारा भी आंसर होगा यस इट इज़ अ सप्लाई। ठीक है, हमारा भी आंसर होगा हाँ जी वो सप्लाई। लेकिन अगर आपका आंसर है कि वो नो, रिलेटेड पर्सन के बीच में नहीं है, तो फिर हमारा भी आंसर होगा नो। ठीक है, सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, उसे सप्लाई जो है आपको नहीं मानना है, उसे सप्लाई में से निकाल देना है। ठीक है, ये सप्लाई में से हमने निकाल दिया। ओके, क्लियर है, वो सप्लाई ही नहीं है। ये दो क्राइटेरिया जो है आपको देखना है। ये चार्ट बेसिकली आपको इसी क्वेश्चन के साथ ही बनल है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए एक फ़ायदा होगा। ये चार्ट आप इसी क्वेश्चन के साथ यहीं पे आप जो है बना लीजिए ताकि आपको जो है थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, तो इस चार्ट को थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। ओके, क्या ये सभी को क्लियर हो चुका है। ओके, तो चलिए, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पे कहा है कि किसी ने नाम आपको दे रखा है, कोई भी नाम है, उन्होंने क्या किया है, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सर्विस उन्होंने जो है रेसिडेंट के लिए, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन किसका करना है, रेसिडेंट का,
जो भी ये नाम दिए गए उनका जो ये रेसिडेंट है उन्हें डेकोरेट करना है, इस वजह से जो है उन्होंने यहाँ पे सप्लाई ली है, सप्लाई ली है, ठीक है, सप्लाई तो ली है उन्होंने। और किन के पास से? यहाँ पे मिस्टर आर के पास से, नाम जो भी हो, लेकिन वो जो नाम है वो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में अभी है और उनके पास से जो है ये सर्विस इंपोर्ट करी गई है, ठीक है। अब कह रहा है कि अमाउंट जो है वो पेड किया गया है ₹5000 इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब कि उनके ही जो करेंसी है उनमें जो है उसे पेमेंट कर दिया गया है ₹5000, सॉरी रुपीज़ नहीं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है पे कर दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है और कंसिडरेशन रिसीव हो चुका है तब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है सिंपली उसे सप्लाई क्रिएट होगा, मतलब कि सप्लाई होगा, जीएसटी आपको पे करना होगा, आपको सिंपली ये लिख देना है, ठीक है। और जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी वही आपको जो है आंसर में लिखना है। अभी हम आंसर देखेंगे ऐसे किस तरीके से लिखा है वो देखेंगे, आप जो है उस तरीके से आपको जो है आंसर पूरा लिखना होता है, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद सेकेंड आपको पूछा गया है कि वही नाम है मिस एस रिसीव इंटरियल डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हर रेसिडेंट लोकेटेड एट बांद्रा, बांद्रा में है मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज ये करा गया है ऊपर के क्वेश्चन में और नीचे के क्वेश्चन में, चेंजेस ये है कि अब यहाँ पे कहा गया है कि उनके ब्रदर के पास से जो है ये सर्विस ली गई है। पहले ऊपर जो है कोई ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कोई मिस्टर आर के पास से ली गई थी, लेकिन इस बार क्या है उनके ब्रदर जो मिस्टर वरुण नाम दे रखा है उनके पास से जो है ये सर्विस ली गई है। और मिस्टर वरुण जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही अभी रेसिडिंग है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि होली डिपेंडेंट ऑन मिस एस, ठीक है, मतलब कि फुल्ली वो डिपेंडेंट है ये मिस्टर श्रीनीति के ऊपर, सॉरी मिस श्रीनीति के ऊपर जो है वो फुल्ली होली डिपेंडेंट है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा टॉपिक कि ये जो पॉइंट आपको दे रखा है कि ये फुल्ली होली डिपेंडेंट है मिस एस के ऊपर, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा अभी बताता हूँ। इसके बाद आपको कहा कि फर्दर मिस एस डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन, इन्होंने जो है अपने ब्रदर के पास से सर्विस ली और कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया। भाई सीधी सी बात है, भाई था तो कंसिडरेशन लेना बनता भी नहीं था, ओके। तो अब उन्होंने पूछा कि ये क्या सर्विस माना जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कहा कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है तब तो सप्लाई है, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कंसिडरेशन तो रिसीव हुआ ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि नॉट पे एनी कंसिडरेशन, नॉट पे एनी कंसिडरेशन, इन्होंने क्वेश्चन में ही बोल रखा कि किसी भी तरीके का कंसिडरेशन उन्होंने पे नहीं किया है, ठीक है। तो हमारी जो है सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया था सेकंड कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या रिलेटेड पर्सन है। देखिए रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रिलेटेड पर्सन में कौन आता है, रिलेटेड पर्सन में कौन आता है, आपको वो चीज़ बता दी जाए। रिलेटेड पर्सन में जो है आपका यहाँ पे वाइफ, स्पाउस, ठीक है, और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट वो आएंगे, ठीक है। रिलेटेड में ये दोनों तो इंक्लूडेड हो गए ही हो गए, चाहे वो डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा, दूसरा आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, पेरेंट्स, सॉरी ग्रैंड मदर पेरेंट्स, मतलब कि मदर एंड फादर दोनों, तो ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये चार लोग जो है आपके इंक्लूड हो गए, तब इंक्लूड हो गए जब ये चार जो है जब ये इंक्लूड हो गए, कब इंक्लूड हो गए, जब ये डिपेंडेंट है आप पे। अगर ये डिपेंडेंट है, होली डिपेंडेंट, ठीक है, आप पे अगर होली डिपेंडेंट है तो फिर ये जो है इंक्लूड हो गए, वरना इंक्लूड नहीं हो गए। किस में रिलेटेड में, ठीक है, रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में तभी इंक्लूड हो गए जब ये चार फुल्ली डिपेंडेंट हो गए आप पे, ठीक है। ये क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ब्रदर दे रखा है और ब्रदर जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हमें चेक करना होगा कि यह फुल्ली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमें नोट दे रखी थी, उन्होंने नोट दे रखी थी, क्या है नोट, यहाँ पे नोट दे रखी थी कि जी हाँ वो फुल्ली डिपेंडेंट है ऑन मिस श्रीनीति। श्रीनीति पे जो है उनका ब्रदर फुल्ली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो सप्लाई माना जाएगा क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन है। और रिलेटेड पर्सन अगर आपका आंसर यस है
तो वो सप्लाई माना जाएगा। तो जी हाँ, सेकंड का भी आंसर जो है आपका यस है, सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, रुकिए 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 रुकिए, अभी मतलब अभी एक और पॉइंट समझाना है आपको, अभी इतनी जल्दबाजी करनी ज़रूरी नहीं है। अब आपको और एक पॉइंट क्या बताना है, अब यहाँ पे और एक पॉइंट आपको ये बताना है, और एक पॉइंट यहाँ पे ये बताना है। पहले तो मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये सबसे पहले मिटा देते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा रिलेटेड पर्सन की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट, सिर्फ छोटा सा पॉइंट बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करते हैं रिलेटेड पर्सन है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका यस आंसर जो है यस है, तो आपको एक और चीज़ चेक करनी होगी, एक और चीज़ चेक करनी होगी। क्या 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 आपको चेक करना होगा कि अगर आपका आंसर यस है, तो ये जो सर्विस है वो बिजनेस पर्पस के लिए, वो बिजनेस पर्पस के लिए क्या ली गई थी, बिजनेस पर्पस के लिए जो है, पर्पस के लिए ये ली गई थी। अगर आपका आंसर नो है तो ये सर्विस नहीं है, आपका आंसर अगर यस है तो ही ये सर्विस है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको जो है ये सोल्व भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस श्रीनिधि ने जो है यहाँ पे उनके ब्रदर के पास से सप्लाई ली है, लेकिन किसके लिए, क्या बिजनेस पर्पस के लिए था? बिल्कुल भी नहीं, उनके जो रेसिडेंट है उनको जो है डेकोरेट करने के लिए ली गई थी। अब माना कि जो ब्रदर है वो ओनली डिपेंडेंट है ऑन मिस श्रीनिधि, लेकिन क्या बिजनेस पर्पस के लिए था? नहीं। हमारा फर्स्ट आंसर तो मिल चुका कि जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर तो मिल चुका कि क्या रिलेटेड पर्सन है। जी हाँ, रिलेटेड है, होली डिपेंडेंट है। ओके, रिलेटेड है। तो दूसरा हमें क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या बिजनेस पर्पस के लिए है। अगर ये दोनों ही हाँ है तो वो सप्लाई है, अगर दोनों में से एक भी ना है वो सप्लाई नहीं है। तो बिजनेस पर्पस के लिए था? बिल्कुल भी नहीं, ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। तो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो सीधी सी बात है वो सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका आएगा कि ये सप्लाई नहीं है। ठीक है, सप्लाई नहीं है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नॉट सप्लाई। ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन में इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट सप्लाई। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका जो है डिस्कस करते हैं। विल योर आंसर चेंज, अगर आपका आंसर क्या चेंज होता इफ मिस श्रीनिधि हैज़ टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस विथ रिगार्ड टू हर बिजनेस, बिजनेस के लिए अगर ये सर्विस ली गई होती, ठीक है, तो क्या आपका आंसर चेंज होता? तो जी हाँ, बिल्कुल हमारा आंसर चेंज होगा, बिकॉज हमारा जो है दो क्वेश्चन पूछना होता है। अगर आपका कंसिडरेशन नहीं मिला है तो दो क्वेश्चन पूछने होते हैं। क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए था? अगर आपका आंसर है यस, तो दूसरा क्वेश्चन क्या ये रिलेटेड पर्सन के द्वारा था? तो आपका आंसर अगर यस है, दोनों का आंसर अगर यस है, तो जी हाँ ये सप्लाई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो उनके ब्रदर ने कोई भी किसी भी तरीके का कंसिडरेशन नहीं दिया है, लेकिन हमें कंसिडरेशन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, दो ही क्वेश्चन पूछने, क्या रिलेटेड पर्सन है? ठीक है, रिलेटेड पर्सन है तो यस। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए है। अगर आपका आंसर है यस, तो दोनों का अगर आंसर मैच है, यस है, ये सप्लाई है। ठीक है, और कंसिडरेशन रिसीव हुआ है तभी तो कोई देखना ही नहीं है, तब तो वो सप्लाई है ही। कंसिडरेशन अगर रिसीव होता है तब तो वो सप्लाई है ही है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो दो कंडीशन देखनी है, रिलेटेड पर्सन और बिजनेस। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया यस। ठीक है, यस, ये सप्लाई माना जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाई अमाउंट टू कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि होटल प्रोवाइड 4 डे 3 नाइट पैकेज। होटल वालों ने जो है यहाँ पे पैकेज प्रोवाइड कर दिया है 4 डे 3 नाइट। ठीक है, और कहा है कि विद वेर इन द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर, जो ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है, वो फैसिलिटी भी इज़ प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद रूम।
अकोमोडेशन, ठीक है। यहाँ पे रूम दे रखा है 4 डे 3 नाइट का जो आपको पैकेज दे रखा है, उसी के साथ जो है होटल जो है आपको ब्रेकफास्ट प्लस डिनर प्रोवाइड कर रही है। तो क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, आपको ये आंसर देना है। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है एक नेचुरल बंडल है, मतलब कि अगर आप प्रिंसिपल सप्लाई खरीद रहे हैं तो उसके साथ जो आपको सप्लाई मिल रही है क्या वो नेचुरल है, मतलब कि क्या वो जुड़ी हुई है। जैसे कि एग्जांपल दिया जाए तो आप मोबाइल परचेज करते हैं तो उसके वो साथ कंपनी वाले जो है चार्जर आपको देते हैं, तो क्या वो चार्जर आपको जो है दिया जा रहा है, क्या वो नेचुरल बंडल है? जी हाँ, क्योंकि वो मोबाइल जो है प्रिंसिपल सप्लाई उसके लिए ही ये चार्जर है, ठीक है। कोई अलग से आपको जो है अननेचुरली आपको नहीं दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर भी इसी तरीके की बात करी गई है कि आपने होटल जो है 4 डे 3 नाइट का पैकेज परचेज करा है, उसके साथ जो ब्रेकफास्ट और डिनर जो है आपको फ्री में प्रोवाइड करा है। तो सीधी सी बात है, यस इट इज़ अ नेचुरल बंडल, और नेचुरल बंडल है तो यस इट इज़ अ कॉम्पोजिट सप्लाई, यस कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा। सेकंड आपको पूछा गया है कि टूथपेस्ट कंपनी हैज़ ऑफर द स्कीम ऑफ फ्री सोप अलॉन्ग विद द टूथपेस्ट। अब मुझे ये बताइए कि टूथपेस्ट और सोप में क्या रिलेशन है। टूथपेस्ट आपको कोई दे रहा है, आपको कोई टूथपेस्ट दे रहा है, उसके साथ अगर सोप भी मिल रहा है, ठीक है, उसके साथ साबुन, सोप सोप और टूथपेस्ट में क्या रिलेशन है? कुछ भी रिलेशन नहीं है। अगर आपको टूथपेस्ट के साथ जो ब्रश है वो फ्री में मिल रहा होता तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई होता, क्योंकि वो नेचुरल बंडल है। लेकिन टूथपेस्ट और सोप में क्या रिलेशन है ना? कोई रिलेशन नहीं है, नेचुरल रिलेशन नहीं है। तो नेचुरल बंडल नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, इट इज़ अ मिक्स सप्लाई, ठीक है। अगर आप ये एक साथ परचेज करते हैं तो इसे हम मिक्स सप्लाई कहेंगे, कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं। कॉम्पोजिट सप्लाई का सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो नेचुरल बंडल होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डुमडुम इलेक्ट्रॉनिक्स। ओहो, यहाँ पे कहा गया है कि हैज़ सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक आइटम जो है नीचे आपको दे रखी है, वो उन्होंने सोल्ड करी है, कोई अकबर रिटेल स्टोर है उनको, ठीक है। यहाँ पे कहा है रेफ्रिजरेटर है जिन पे 18% लगेगा, स्टेबलाइज़र है, एलसीडी, स्प्लिट एयर कंडीशनर जो है स्टेबलाइज़र है, ठीक है। स्टेबलाइज़र एयर कंडीशनर का 12% के हिसाब से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। इसके बाद कहा है कि डुमडुम जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने एक सिंगल इनवॉइस इशू किया है, सिंगल इनवॉइस जो है इशू किया है, ठीक है, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ अबो इट्स सेपरेटली इन सेम। ये बहुत बड़ी बात कर दी। हर एक, मतलब कि आपने रेफ्रिजरेटर परचेज किया, आपने रेफ्रिजरेटर जो है परचेज करा 18% के हिसाब से, तो उनकी जो है प्राइस जो इनवॉइस दिया है उसमें अलग से लिखी गई है, मतलब कि यहाँ पे ये प्राइस लिखी गई। इसके बाद जो स्टेबलाइज़र है इनके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, उनकी भी प्राइस अलग से लिखी गई। उसके बाद उन्हें 12% के हिसाब से प्राइस अलग लिखी गई। एलसीडी परचेज़ किया 12% के हिसाब से, उनकी भी प्राइस अलग लिखी गई। उसके बाद स्प्लिट आपने एयर कंडीशनर लिया है तो उनका भी 28% के हिसाब से जो है उनकी जो प्राइस होती थी वो भी लिखी गई। फिर स्टेबलाइज़र 12% के हिसाब से, उनकी भी प्राइस जो है 12% के हिसाब से कैलकुलेट करके लिखी गई, और लास्ट में जो है इसका टोटल बनाया गया। ये एक सिंगल इनवॉइस जो है आपको बना के दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। हर एक के लिए सेपरेटली जो है आपको यहाँ पे अमाउंट चार्ज करा गया है, मतलब कि 28%, 12%, हर एक पे। रेफ्रिजरेटर पे 18% है तो 18% चार्ज किया, स्टेबलाइज़र पे जो है 12% है तो 12% चार्ज किया, और उस तरीके से जो है आपको एक लास्ट में टोटल करके आपको एक सिंगल इनवॉइस जो है प्रोवाइड करा गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि अकबर रिटेल स्टोर जो है हैज़ गिवन अ सिंगल चेक 1 लाख रुपीज़। अकबर जो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का, यहाँ पे अकबर रिटेल स्टोर ने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ का चेक जो है किसे दे दिया, डुमडुम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डुमडुम इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है 1 लाख रुपीज़ का ये चेक प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉर ऑल द आइटम एज अ कॉम्पोजिट डिस्काउंट प्राइस स्टेट, यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट स्टेट द टाइप ऑफ एंड स्टार्ट टाइप ऑफ सप्लाई एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस केस। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारी आइटम्स दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या बात सुननी है आपको। सुनना ये है
कि यहाँ पे क्या आपके पास देखिए दो तरीके की आपके पास सप्लाई होती है, ठीक है। एक तो होती है मिक्स और दूसरी होती है कॉम्पोजिट, दूसरी होती है कॉम्पोजिट, ठीक है। दूसरी आपके पास कॉम्पोजिट सप्लाई होती है, ओके। तो यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये कॉम्पोजिट है, क्या ये मिक्स है, ठीक है। ये दोनों में से कौन सी सप्लाई। तो सबसे पहले आपको सारी आइटम्स को देखना है कि क्या वो सारी आइटम जो है एक दूसरे से नेचुरली रिलेटेड है, मतलब कि नेचुरल बंडल है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि रेफ्रिजरेटर है, ओके। सबसे पहले तो रेफ्रिजरेटर हमने परचेज़ करा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर परचेज़ करा, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ स्टेबलाइज़र परचेज़ किया, हाँ जी नेचुरल बंडल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जैसे ही एलसीडी टीवी पे आपने परचेज़ करा, वो कॉम्पोजिट सप्लाई में से बाहर हो गया, क्योंकि जो आप रेफ्रिजरेटर परचेज़ कर रहे हो और एलसीडी परचेज़ कर रहे हो, दोनों में क्या मतलब नेचुरल बंडल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, तो ये जो है आपका कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, ये हमें पता चल गया। तो क्या ये मिक्स सप्लाई है? जी हाँ, ये मिक्स सप्लाई है, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे अगर ना देखें तो, नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसे ना देखा जाए तो ये मिक्स सप्लाई है। मतलब कि ऐसी क्या नीचे इन्फॉर्मेशन है जिसे देखने से वो मिक्स सप्लाई में से भी बाहर हो जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात ये करी है, इम्पोर्टेंट बात ये करी है कि इन्होंने कहा है कि सिंगल इनवॉइस तो इशू करा गया है, सिंगल तो इनवॉइस जो है सिंगल आपको इशू करा गया है, ये तो हमारी क्राइटेरिया जो है फॉलो हो रही है, कंडीशन हमारी सिंगल इनवॉइस की फॉलो हो रही है। मिक्स सप्लाई के लिए सिंगल इनवॉइस इशू होना चाहिए, वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबोव आइटम। जैसे कि यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, मिक्स सप्लाई में होता क्या है। मिक्स सप्लाई में आप जो है काफ़ी सारी जो है आइटम्स परचेज करते हैं एक साथ, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, एलसीडी, ठीक है। उसके बाद भी काफ़ी सारे एयर कंडीशनर आपने परचेज करे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, लिखी जाती है सबसे ज़्यादा जो भी आपका टैक्स रेट होता है उस पर आपका चार्ज होता है, इंडिविजुअली चार्ज नहीं होता है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो प्राइस है वो इंडिकेट कर रहा है ईच ऑफ द आइटम। हर एक आइटम के लिए आपने जो है हर एक परसेंटेज को यहाँ पे देखा है, हर एक परसेंटेज को आपने देखा है, जो कि गलत है। मिक्स सप्लाई में ऐसा कभी नहीं होता है। मिक्स सप्लाई में जिसका भी रेट हायर है, यहाँ पे सभी सप्लाई को देख लो, सबसे हायर रेट कौन सा है, 28%। तो सारी की सारी जो टोटल प्राइस होगी उस पर 28% ही टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, हर एक आइटम के हिसाब से जो है टैक्स था उनके हिसाब से जो है निकाला और टोटल किया और सिंगल इनवॉइस इशू कर दिया, जो कि गलत है, मिक्स सप्लाई के बाहर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि मिक्स सप्लाई भी नहीं है, कॉम्पोजिट सप्लाई भी नहीं है, तो ये क्या है। तो देखिए ये दोनों ही नहीं है एक तरीके से, इसे हम जो है यहाँ पे आंसर में भी इसी तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे हमारी किसी भी तरीके की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। इस वजह से जो है आपको यहाँ पे जीएसटी जो चार्ज होगा वो इंडिविजुअल हर एक जो आपकी आइटम है उस पर चार्ज होगा। जबकि मिक्स सप्लाई में टोटल आपकी जो लास्ट प्राइस होती है उस पर चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने मिक्स सप्लाई की जो क्राइटेरिया है उसे फॉलो नहीं की है, ठीक है। इसके लिए मैं सॉल्यूशन में ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है। तो सॉल्यूशन हमारा आप जो है देखें तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था शायद, क्वेश्चन नंबर 12 था, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर आप 12 देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है लिखा गया है कि डुमडुम जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने जो है यहाँ पे सबसे पहले जो आइटम दी है वो नेचुरल बंडल तो है नहीं, नेचुरल बंडल है नहीं तो सीधी सी बात है कॉम्पोजिट सप्लाई वो नहीं है, ठीक है। सच सप्लाई इज़ नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, ओके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो मिक्स सप्लाई का होता है। क्या ये मिक्स सप्लाई हो सकती है, तो यहाँ पे वो भी कहा गया है कि आपने जो है हर एक आइटम पे इंडिविजुअली रेट को जो है कंसीडर किया है, इस वजह से वो मिक्स सप्लाई भी नहीं है। सप्लाई इज़ ऑल्सो नॉट अ मिक्स सप्लाई। सप्लाई ऑफ दिस गुड्स इज़, यहाँ पे लिखा गया है सप्लाई ऑफ दिस गुड्स इज देयरफॉर सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम विच आर टैक्सेबल एट रिस्पेक्टिवली रेट, ठीक है। आपने इंडिविजुअली आपने जो है कंसीडर करके एक इनवॉइस में आपने जो है दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है लास्ट में जो प्राइस है उसके हिसाब से जो है चार्ज होगा।
यहाँ पे इंडिविजुअली आइटम पे जो है आपका जीएसटी चार्ज होगा, बिकॉज ऑफ आपने मिक्स सप्लाई का जो है प्रोविज़न है उसे आपने जो है फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात करी गई थी। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक रजिस्टर सप्लायर है, एक रजिस्टर सप्लायर है, कहाँ के? दिल्ली के है। ओके, तो दिल्ली के जो यहाँ पे सप्लायर है वो कह रहा है कि हैज़ सप्लाइड 20,000 पैकेज एट 30 रुपीज़ ईच ऑफ मुखिजा गिफ्ट शॉप इन पंजाब। ठीक है, पंजाब में कोई एक शॉप है जिन्हें 30 रुपीज़ के हिसाब से, 30 रुपीज़ ईच के हिसाब से 20,000 पैकेज दिए गए हैं। ओके, ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस बॉटल एंड अ पैकेट ऑफ 1 मिनट ज़रा, हाँ, अ पैकेट ऑफ, यहाँ पे कहा गया है टॉय बलून्स। अब मुझे ये बताइए सबसे पहले कि ये सारी आइटम जो है मल्टीपल आइटम है, मतलब कि एक से ज़्यादा है, सीधी सी बात है। तो एक से ज़्यादा अगर आइटम सप्लाई हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मिक्स सप्लाई या कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई या कॉम्पोजिट। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि क्या ये नेचुरल बंडल है, यहाँ पे जो आइटम यहाँ पे डिलीवर करी गई है क्या वो नेचुरली जो है रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि चॉकलेट दिया गया, फिर फ्रूट की जो है जूस बॉटल दी गई है, इसके बाद टॉय बलून्स दे रखे हैं। तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके से मतलब नेचुरल बंडल तो है नहीं। क्या चॉकलेट लेनी है आपको, चॉकलेट ली है तो क्या टॉय बलून्स भी लेना पड़ेगा? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ये नेचुरल बंडल नहीं दिख रहे हैं। नेचुरल बंडल नहीं है, इस वजह से जो है एक तरीके से ये हमें पता चल गया कि ये मिक्स सप्लाई है। ठीक है, ये मिक्स सप्लाई है। अब आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का आपको रेट डिसाइड करना है और हर एक जो आपको यहाँ पे आइटम्स है उसके लिए आपको रेट दे रखा है। चॉकलेट पे 18% लगेगा, 12% यहाँ पे फ्रूट जूस बॉटल, और टॉय बलून्स पे जो है 5% लगेगा। आपको कहना है कि कौन सा रेट जो है यहाँ पे लगेगा। तो सीधी सी बात है, ये मिक्स सप्लाई है, हमें पता चल गया है। और मिक्स सप्लाई का जो है प्रोविज़न ही है कि जितनी भी आइटम्स है उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी टैक्स रेट कितना है वो टोटल अमाउंट पे लगेगा, वो टोटल अमाउंट पे लगेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 18%, 12% और 5% में से 18% सबसे ज़्यादा टैक्स रेट है, तो 18% आपका टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, तो आइए 20,000 यहाँ पे पैकेज जो है 20,000 जो पैकेज है वो परचेज़ करे गए हैं, यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो 20,000 पैकेज परचेज़ करे गए हैं और कहा है कि 20,000 जो है 30 रुपीज़ के हिसाब से, 30 रुपीज़ के हिसाब से है। और यहाँ पे जो है आपका आंसर कितना आएगा? 20,000 इंटू 30 कीजिए, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख पे आपको जो है हायर रेट, सबसे ज़्यादा रेट कौन सा था? 18%। 18% आपका जो है रेट लगेगा। ठीक है, 18% जो है आपका रेट लगेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो आइए सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है, और हमारा आंसर सही ही होगा। आइए देख लेते हैं। तो हमारा आंसर सही है या सही है वो देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आंसर नंबर 13 आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन दे रखी है। जो भी आपको जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तब आपको भी इसी तरीके से ही लिखना है। ठीक है, कि मिक्स सप्लाई किसे कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो अपना आंसर है। ठीक है, तो अपना आंसर जो है क्या है? अपना आंसर है कि सप्लाई ऑफ पैकेज कंटेन चॉकलेट, फ्रूट, फ्रूट बॉटल जो है जूस बॉटल, और यहाँ पे कहा गया है कि टॉय बलून जो मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई है तो हमारा जो एक प्रोविज़न है कि हायर टैक्स रेट जो है अप्लाई होता है, हायर टैक्स रेट अप्लाई होता है। और हमने देखा कि हायर टैक्स रेट जो था वो 18% था। तो टोटल अमाउंट मतलब कि 6 लाख पे जो है आपका 18% टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे टैक्स रेट पूछा था, हमें यहाँ पे टैक्स का अमाउंट नहीं पूछा था। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18% लगेगा इतना बोल के छोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद 14 क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन देखिए, पूछा गया गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर इन हरियाणा। हरियाणा में जो है रजिस्टर वो कह रहा है कि इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस। मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्विस वो जो है किसके लिए है? वो है स्टील मशीनरी, हैवी जो स्टील मशीनरी होती है उनके लिए ये मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट, फॉर कैरिंग आउट यहाँ पे लिखा गया फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क गगन इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग जो प्राइवेट लिमिटेड है सेंड इट्स कंटेनर ट्रक
जो कंटेनर ट्रक है उनका, उन्होंने उसे इक्विपमेंट, जो इक्विप उनकी होती है, टूल्स वगैरह होता है बेसिकली, यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं देखिए, रिपेयर इक्विपमेंट है, टूल्स है, कंज्यूमेबल, ठीक है, ये सारे जो है एक ट्रक में भरे गए हैं, इक्विप करे गए हैं, और वो जो ट्रक है वो भेजा गया है कहाँ से, फ्रॉम हरियाणा वर्कशॉप टू इट्स ओन रिपेयर सेंटर। इनका ही रिपेयर सेंटर है, कहाँ पे है, लोकेटेड इन अदर स्टेट। मतलब कि हरियाणा स्टेट से जो है ट्रक निकल चुका है, किसी और ट्रक किसी और स्टेट में उनका ही सेंटर है, रिपेयर सेंटर। वहाँ पे जो ये टूल्स की ज़रूरत थी, इस वजह से हमने वहाँ पे टूल्स जो है ट्रक में भर के भेज दिए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया। ठीक है, जो रिपेयर सेंटर है वो यहाँ पे कहा गया है कि रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ, रजिस्टर ही है वो भी सेंटर जो है रजिस्टर है, और हमारा जो ये हरियाणा में जो सेंटर है वो भी रजिस्टर है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि जो अदर स्टेट में हमने भेज दिया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई। मतलब कि आपने जो इंटरस्टेट मूवमेंट आपने करी है कि हरियाणा से जो है आपने ये ट्रक भेजा है जिसमें इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल एंड टूल्स आपका जो है भरा हुआ है ट्रक में, और ट्रक आपने जो है अदर स्टेट में, दूसरे स्टेट में जो है आपने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो ये जो इंटरस्टेट आपकी मूवमेंट है ऑफ ट्रक, क्या लिखा है ऑफ ट्रक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे। आपको अभी इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे करी गई। ठीक है, वो बाद में पता चलेगा। फिर आपको पूछा है फ्रॉम दी वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इन हरियाणा टू इट्स ओन रिपेयर सेंटर लोकेटेड इन अदर स्टेट। आपको यहाँ पे जीएसटी लेविबिलिटी बतानी है कि क्या यहाँ पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बहुत ही सिंपल सी बात पूछी है यहाँ पे, जो है आपकी सप्लाई जो है कब मानते हैं हम, सप्लाई कब मानते हैं, यहाँ पे आपको पता हो तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक इंटरस्टेट सप्लाई का और एक इंट्रास्टेट सप्लाई का। हालांकि यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई की बात हो रही है तो इसकी डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई हुई है, इन्होंने हरियाणा से किसी और स्टेट में जो है रजिस्टर ही है, वो भी रजिस्टर है, यहाँ पे कह रखा है वो भी जो है रजिस्टर ही है, मतलब कि डिस्टिंक्ट पर्सन हुए। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर हम कुछ भी भेजते हैं, कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो सीधी सी बात है वो जीएसटी के अंडर टैक्सेबल होता है। ठीक है, टैक्सेबल होता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड था, जो भी भेजेंगे वो गुड्स हो या फिर सर्विस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या आपको ये पूछा गया कि इक्विपमेंट, क्या आपको यहाँ पे ये पूछा गया कि इक्विपमेंट की टैक्सेबिलिटी बताइए? नहीं। क्या आपको ये पूछा गया कंज्यूमेबल की लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी बताइए? नहीं। क्या आपको टूल्स के बारे में पूछा गया? नहीं। आपको क्या पूछा गया? आपको ट्रक के बारे में पूछा गया। अब मुझे शांति से और धीरे से, शांति से आंसर मुझे दीजिए, क्या ट्रक आपका गुड्स है? ट्रक बिल्कुल भी नहीं। ट्रक आपके गुड्स नहीं, आपके गुड्स तो इक्विपमेंट है, कंज्यूमेबल टूल्स है। ठीक है, ये सारे आपके गुड्स है, लेकिन क्या ट्रक आपका गुड्स है? ट्रक तो आपका गुड्स नहीं है, वो तो हमें ट्रांसफ़र करना था, इस वजह से ट्रक को हमने बुलाया है और ट्रक में ये सारे जो है गुड्स हमने डाल दिए और ट्रांसफ़र करवा दिए। क्या ट्रक आपका गुड्स है? नहीं। तो क्या ट्रक आपका सर्विस है? बिल्कुल भी नहीं, हम ट्रक की कोई सर्विस नहीं करते, हम तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक तो ना ही आपकी गुड्स है और ना ही आपकी सर्विस। तो सीधी सी बात है, ये सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूडेड ही नहीं है। इसका मतलब इस पे सप्लाई का जो है कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पे जीएसटी की जो डेफिनेशन के अंदर ये नहीं आता है। ठीक है, ये आपको आंसर में लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे आईसीए ने किस तरीके से लिखा है। 14th क्वेश्चन ये रहा आपका यहाँ पे आंसर। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई सबसे पहले, तो सप्लाई की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, सप्लाई की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, जो सारी आपको जो है डिस्टिंक्ट पर्सन किसे कहा जाता है। फिर इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं तो टैक्सेबल लगता है। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मेन चीज़ तो नीचे दे रखी है, जो हमारा आंसर है, ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वही है। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे देखिए, थस in given case interstate movement of truck from the workshop of गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो हरियाणा में है टू इट्स रिपेयर सेंटर लोकेटेड इन अदर स्टेट, नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ही नहीं है,
ठीक है, वो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है, तो सीधी सी बात है वो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं। आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी बात थी। वो ट्रक की बात कर रहा था, और ट्रक तो ना ही हमारा सप्लाई है और ना ही हमारी गुड्स है और ना ही सर्विस है, तो सप्लाई में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो 15th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे 16th क्वेश्चन लास्ट है, 2 ही क्वेश्चन बाकी है। 15th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या कहा गया है देखिए। यहाँ पे कहा गया है पीटीएल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे कहा गया है कि एक रिटेल स्टोर है, और यहाँ पे 25 स्टेट यूटीएस में जो है, इनकी जो कंट्री में जो है ये 25 स्टेट और यूटीएस में जो है ये अपना गुड्स है सप्लाई करते हैं, ठीक है। कहा गया है कि फॉर दी, यहाँ पे कहा गया है फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस ऑफ द स्टॉक। स्टॉक बहुत सारा पड़ा होगा, तो उन्हें ख़त्म कर देने के लिए, कंप्लीट बेच देने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्कीम डाली है, स्कीम निकाली है कि आप जो है एक आइटम्स जो है वो परचेस कीजिए और गेट वन फ्री, बाय वन और गेट वन फ्री, ऐसी स्कीम यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि फॉर इंस्टेंस वन शर्ट, यहाँ पे शर्ट की ये जो है यहाँ पे गुड्स कौन है, शर्ट है, ठीक है। अगर वन शर्ट परचेस करते हैं तो उसके साथ एक फ्री आपको वन शर्ट मिल जाएगा। वन शर्ट परचेस कीजिए, दूसरा शर्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। डिटरमाइन हाउ द टैक्सेबिलिटी ऑफ द गुड्स सप्लाई अंडर द बाय वन गेट वन फ्री स्कीम। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है मॉड्यूल में ही आपको बाय वन गेट वन फ्री पे जो है ये जो आपकी स्कीम है उस पे ही आपको एग्जाम्पल भी गिवन है, और प्लस आपको उस पे जो है डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो है इंफॉर्मेशन भी गिवन है। बाय वन गेट वन फ्री पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, बाय वन गेट वन फ्री की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल आपको जो है यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे जो बाय वन गेट वन फ्री अगर आप स्कीम रखते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है। टैक्सेबिलिटी बहुत ही सिंपल सी बात करी गई है कि बाय वन गेट वन फ्री में जो है किसी भी तरीके से आप जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते कि वो एक तरीके से कॉम्पोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई है, ठीक है। वो तो आपको जो है कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया जो है वही डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए एक मिक्स सप्लाई था या कॉम्पोजिट सप्लाई। देखिए एक गुड्स के साथ दूसरी गुड्स आप जो है दे रहे, तो वो क्या नेसेसरी थी या नहीं थी, वो आपको जो है एज अ सर्कमस्टेंसेस जो है डिसाइड किया जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पे आंसर भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल बी डिपेंडेंट अपॉन वेदर द सप्लाई इज कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई, ठीक है। कंप्लीटली जो टैक्सेबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, कि ये जो सप्लाई है वो मिक्स है या फिर कॉम्पोजिट, और ये कैसे डिसाइड होगा, सर्कमस्टेंसेस के आधार पे जो है डिसाइड होता है, ठीक है। तो हमें भी आंसर किस तरीके से लिखना है, सेम आंसर लिखना है। ये जो आपको यहाँ पे गिवन है आपको सेम इसी तरीके से आंसर लिखना है बस, ठीक है। आ जाइए हम सॉल्यूशन पे भी देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में किस तरीके से गिवन है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है वही एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे कि भैया बाय वन गेट वन फ्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गिवन है, जिन्होंने मर्चेंडिस है जिन्होंने ये स्कीम बाहर रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो टैक्सेबिलिटी है वो किस तरीके से अराइज होगी। टैक्सेबिलिटी जो है कम्प्लीटली डिपेंड है किस पे, सप्लाई पे, कि वो कंपोजिट है या फिर मिक्स है, ठीक है। और वो एक बार डिसाइड हो जाए तो उसके हिसाब से जो है टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, ठीक है। वो हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर इतना लिखना है कि कम्प्लीटली वो डिपेंड करती है कि वो कंपोजिट है या फिर मिक्स है, ठीक है। और उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, बस इतना ही लिखना है। उससे ज़्यादा हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि क्या वो हो सकता है मिक्स, क्या हो सकता है कंपोजिट, ठीक है। वो हमें डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं, वो तो एज ए सर्कमस्टेंसेस डिसाइड होता है, ठीक है। 16th क्वेश्चन पे आइए। 16th क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे कहा गया है S&S विशेष, मतलब कि जो सरवना एंड सन्स नेम जो गिवन है, विशेष टू स्टार्ट सप्लाइंग अल्कोहलिक लिकर इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। देयरफॉर इट अप्लाइज फॉर द लाइसेंस टू तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो है उन्हें लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किया है उन्होंने, किसे, गवर्नमेंट को, ओके। सेलिंग लिकर फॉर विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चार्ज स्पेसिफिक फी।
अब सीधी सी बात है, अगर आपको जो है किसी भी तरीके का लाइसेंस गवर्नमेंट के पास से चाहिए तो सीधी सी बात है आपको जो है इसके लिए कोई स्पेसिफिक फ़ी होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जो लाइसेंस आपको चाहिए सेलिंग ऑफ लिकर, तो उसके लिए आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफिक फ़ी पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे वही बात करी गई कि एग्जामिंग वेदर द ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस जो है, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चार्ज किया, ठीक है, जो लाइसेंस फ़ी जो चार्ज करी है, वो टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगा, क्या वो क्वालिफाइड एज ए सप्लाई होगा, इसे सप्लाई माना जाएगा, ऐसा आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो अल्कोहलिक लिकर होता है कंप्लीटली जीएसटी की कवरेज से बाहर होता है, ठीक है। जो अल्कोहलिक लिकर है वो कंप्लीटली जीएसटी के बाहर है, उस पर जीएसटी लगता नहीं है, उस पर जो है टैक्स जो लगता है वो अपने गवर्नमेंट जो फीस के फॉर्म में जो है कलेक्ट करती है वही, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से किसी भी तरीके से सप्लाई नहीं है, ठीक है, वो सप्लाई नहीं है, वो गुड्स नहीं है, वो सप्लाई वो सर्विस भी नहीं है। तो यहाँ पे आप वही चीज़ देख सकते हैं कि जो अल्कोहलिक लिकर है, ठीक है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपना जो फीस चार्ज करती है, वो किसी भी तरीके से हम जो है सप्लाई नहीं मान सकते, बिकॉज आपका जो अल्कोहलिक लिकर जो ये नेम है, जो अल्कोहलिक लिकर है, वो एक तरीके से जीएसटी के कवरेज से बाहर है, ठीक है। तो जीएसटी की कवरेज के अंदर ही नहीं है, तो इस वजह से आप आंसर लिखेंगे कि इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। वो सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, इंक्लूड भी नहीं करता है वो जीएसटी में, ठीक है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी, ठीक है। सो नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहीं पे इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, नहीं, अमेंडमेंट वगैरह है, ठीक है। 16 क्वेश्चन थे जो चैप्टर के ख़त्म हुए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 चार्ज अंडर जीएसटी, उसे डिस्कस करेंगे।